इसराइल ईरान जंग के बाद दुनिया भर की नज़रें अब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग पे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात का इरादा कर रहे हैं बार बार कि वो इस जंग को भी ख़त्म करवाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है और क्या इब्राहिम एकॉर्ड की जो बातें हो रही हैं उन पे वाकई अमल हो जाएगा? इस हवाले से और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के दौरे और इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के हवाले से जो सवालात हैं उनके जवाबात जानने के लिए ख़ास तौर पे आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है जनाब शाहिद कियानी साहब को, जो कि साबिक सफारतकार हैं। थैंक यू वेरी मच कियानी साहब, आपने टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा कि ये सऊदी अरब के वज़ीर दिफा की प्रेसिडेंट ट्रंप से जो मुलाकात हुई है इसमें ईरान के अलावा इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से भी जो गुफ्तगू हुई, तो आप क्या समझते हैं कि इसका कुछ मुस्बत नतीजा निकलेगा और क्या वाकई ही जो मुआहदा इब्राहिमी है इस पे अमल दरामद हो जाएगा? जी, अमेरिका और सऊदी अरेबिया का जो आपस में ताल्लुकात हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और बड़े अरसा दराज से हैं कि अभी की बात नहीं है, बहुत है। अभी आप देख लें कि कुछ अभी कोई महीना पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जब गए थे, कतर गए थे, यूएई गए थे और सऊदी अरेबिया, वहाँ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी साइन की थी। तो ये नई चीज़ नहीं है, ये डायलॉग जारी है इनका, पॉलिटिकल लेवल पर भी है और बादशाह के हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पर भी इनका है। तो जाहिर है जब ये डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, ये कोई ऑर्डनरी नहीं है, ये बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं कैबिनेट के, प्लस वो बात जो वली अहद हैं उनका मैसेज लेके जाएंगे। तो डायलॉग जारी है, इसमें क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। जाहिर है ये जो इसराइल का, ये जो ईरान के साथ मसला हुआ या जो गाजा में जारी है, ये एजेंडे में होगा। क्या होगा, क्या निकलेगा, ये तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि क्या क्या इस जो स्टेटमेंट्स आती हैं उससे क्या पता चले। लेकिन ये हैं बहुत अहम। किस वजह से, मैं बताता हूँ। अभी एक और गाजा के ऊपर वो 60 दिन का जो अभी उन्होंने कहा है कि जिसमें पूरा उन्होंने पूरा प्लान बनाया है कि 60 दिन के अंदर उनके तकरीबन उनके 50 उनके प्रिजनर वो हैं, प्रिजनर्स हैं इनके, क्या कहते हैं, इसराइल के, जिसमें तकरीबन जो लगता ये है कि कोई 30 एक मर चुके हैं और 20 हैं जिनको उन्होंने छोड़ना है, उनकी डेड बॉडीज वो देंगे। और बाद में क्या होगा, उनको कहा गया है कि जी आपने क्या करना है, दोनों को, इसराइल के दोनों को बताया गया है। और फिर ये कहते हैं कि परमानेंट एक एक एग्रीमेंट लाएंगे जो गाजा की टेरिटरी को खाली करेगी इसराइल, और गाजा और ये जो हुकूमत है हमास की और इनके साथ इसराइली हुकूमत के साथ क्या होगा। ये बड़ी अहम है। मैं उसकी वजह एक और भी बताऊं। वजह ये है कि अमेरिका ये बावर करना चाहता है, दिखाना चाहता है सबको कि जी उनका जो एक गलतफहमी लोगों की है, वो समझते हैं कि ये सिर्फ वो फलस्तीनियों पर ही प्रेशर डाल सकते हैं। वो कहते हैं मैं इन पे इसराइल पे भी, इस पे इसराइल पे भी डालूंगा। तो ये है, लेकिन वो एक बैलेंस करेंगे क्योंकि इसराइल को अमेरिका की ताउन, अमेरिका की कवर जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये किसी की गलतफहमी, वो कोई समझेगा इसको छोड़ देगा वो। अब आपको देखें कि जब वो G7 की समिट हुई कनाडा में, एक दिन के बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आ गए अमेरिका। क्यों आ गए? क्योंकि जो वनरेबिलिटी थी, क्योंकि इसराइल को ईरान की तरफ से जो बहुत थ्रेट था वो बढ़ गया था, इस वजह से आए। तो अब ये अच्छा सब सर, चीजें डिस्कस होंगी, गाजा भी होगा और ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग जिस तरह से बंद हुई भी है वो होगी। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी, ये डिस्कस की जाएंगी और बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि विजिट बड़ी अहम है। और ये जो गाजा का मामला है सिर्फ इसी पर नहीं होगा, नहीं इसके लेकिन अंदर। क्यानी साहब यहाँ सवाल ये जी भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि जी इसराइल तो 60 दिन की जंगबंदी के लिए राजी है, लेकिन हमास जो है उस के जवाब का इंतज़ार है, उसकी हतमी शक्ल जो है ना वो उसकी तरफ से वो दरकार है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जंगबंदी जो है 60 दिन की, ये खित्ते में अमन देर पा अमन कायम कर लेगी? देखिए जी, अगर आप सुने कि हमास की जो लीडरशिप ने क्या कहा है, बड़ी अहम है। वो ये कहते हैं कि जी जंग बंद करने हम तो तैयार हैं। क्या ये परमानेंट होगी सीज फायर? उनकी जो एक्सपीरियंस इसराइल के साथ है वो अदर वे राउंड है। कभी भी इस इसराइल ने इनकी अमन की मुताबिक जो पेशकदमी हुई है हमेशा उसको रोका है। अब आप देख रहे हैं ना, 2 साल से ऊपर हो गए हैं गाजा को, कितने लाख बंदे मर, और फिर एक और मजीद हर रोज मार रहे हैं 100-150 बंदों को। वो जो खुराक जाती है, दवाइयां जाती हैं लोगों के लिए, वो उनको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही वहां जाती हैं, इन्होंने एक और
और मस्त किया हुआ है। इन्होंने उसके अंदर ऐसा डिवीजन क्रिएट किया हुआ है अब हमास के उसमें क्या कहते हैं लोगों में एक एक और ग्रुप बना दिया है शाह, जो उनके लिए मसले मसाइल जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है। हमास चाहता है, बिल्कुल सही कहता है कि जी हमें कोई गारंटी दें। इस वक्त मिस्र और कतर बीच में है जो जो मीडिएट कर रहे हैं, लेकिन वो असल तो गारंटर कौन है? असल गारंटर अमेरिका है। ये लोगों की गलत फहमी है कि नहीं जी वो मिस्र और वो कतर वो अलग उनकी है, लेकिन असल गारंटर अमेरिका का सिर्फ गारंटी मिलेगी कि हाँ भाई ये कि जो अभी ये जो है जो सीज फायर है, इसके जो तरीकेकार हैं कि जी प्रिजनर वॉर भी रिसीव एक्सचेंज होंगे और फिर परमानेंट सीज फायर होगा। उसकी क्या शेप होती है? वो हमास चाहता है कि वो गारंटर अमेरिका हो और वो लिखत पढ़त होगी, बता दूं मैं आपको, इसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा दूसरी शायद। चीज ये है कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एक रोल अदा कर रहे हैं कि जी मैं पीस मेकर हूं, और वो नोबेल प्राइज की तरफ भी वो जा रहे हैं। ये वो भी एक इकदाम है उनका, ये उनका भी कदम है साथ, कि मैं दिखाना चाहता हूँ भाई सारी दुनिया के अंदर मैं जंग बंद करा सकता हूँ। अभी देखिए कि इसके बाद यूक्रेन की तरफ चलेंगे वो। तो ये बड़ी आम है ये, क्योंकि सफरिंग जो है गाजा के लोगों की वो इतनी ज्यादा हो गई है कि यकीन करें कि कई दफा दिल ही नहीं करता कि बंदा इनके जो चैनल्स को कभी कभी लगाए। बीबीसी हो या सीएनएन हो या डॉयच हो, कोई चैनल हो, उसके अंदर ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, जिसके लिए हमें अब दुख होता है सारी देखकर कि ज्यादातर मुसलमान मुल्कों के अंदर, जो अरब कंट्रीज के अंदर, वो जो एक यकजहती होनी चाहिए इस इशू के ऊपर, वो माजरत के साथ नहीं है। अच्छा शाहिद सर, ये फरमाइएगा कि रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। या इस तरह से रूस पहला मुल्क बन गया जिसने दोबारा तालिबान के इक़्तिदार को तस्लीम किया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस पेशरफ्त के बाद रूस और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होंगे? देखिए जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्यों किया गया। देखो ना, जो वजूहात क्या हो सकती मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि आप कभी देखें कि रूस को उसके जो सदर्न प्रोविंसेस के अंदर जो इश्यूज ऑफ टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, वो है। आपने बहुत बार देखा है। और इनको रूस तो अफगानिस्तान को जितना बेहतर समझ सकता कोई भी नहीं समझ सकता। अरसा दराज से वो पहले जंग के अंदर उनके साथ शामिल थे, अब जब से तालिबान आए इनके साथ भी ताल्लुकात उनके हैं, कई मीटिंग्स हो चुकी हैं रशिया के साथ। वो ये समझते हैं कि ये उनकी अपनी ओपिनियन है कि इसके साथ एक ऑफिशियल राब्ता रहे तालिबान हुकूमत के साथ, इनको सपोर्ट करें, इनको रिकग्नाइज करें, फिर इनसे सपोर्ट लें, क्योंकि इनको शक है कि कई दहशत गर्दी जो इनके सदर्न प्रोविंसेस में हो रही हैं, स्टेट्स में हो रही हैं, वो उसकी एमिनेट यहाँ से होती हैं, यहाँ छुपे हुए हैं वो दहशतगर्द, या यहाँ से वो उनको सपोर्ट मिलती है। तो ये उनका अपना एक है। और देखें, याद रखें कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो कौमी इंटरेस्ट है ना, वो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई ये जो आप कई दफा सुनते हैं बरदराना ताल्लुकात होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उनका इसका इंटरेस्ट है उसमें कि इनको रिकग्नाइज करें, इनकी एम्बेसी परमानेंट यहाँ पर हो, और इनके साथ एक रेगुलर हम नेगोशिएट कर सकें और बातचीत कर सकें। ये उनका इंटरेस्ट है, ये उनका एक है जो क्या कहते हैं डिसीजन है, जिसको हमें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त आज़रबाईजान में हैं। वो इक़्तिसादी ताउन तंजीम का जो इजलास है उसमें शिरकत भी करेंगे। तो आप ये सारा जो मामला है इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये तंजीम कोई किरदार भी अदा करेगी या सिर्फ ये बातें ही हैं? देखिए जी, ईसीओ आपको पता हो, पहले ये आरसीडी होती थी जिसमें जी। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान थे। बाद में ईसीओ बनी, इसके अंदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बहुत सारे मेंबर्स भी हैं। देखिए, होता यह है कि आपने देखना यह है कि इसका एजेंडा क्या है। अगर आप देखेंगे तो वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर थी उसमें रीजनल कोऑपरेशन की उन्होंने बात की, उसमें 3-4 एजेंडे में उन्होंने चीज़ों में बात की, ईरान इसराइल की जंग की बात की, फिर इंडिया की बात भी की उन्होंने। फिर बताया कि यार रीजन को डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है। एक तरफ दूर तरफ तो वो ईरान और इसराइल की जंग कर रही है, इधर हिंदुस्तान कर रहा है, जिसने देखे ना वो जो इंडस बेसिन ट्रीटी है उसको कहा जी अबेंस में ले जाएंगे, जबकि जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है हेग में उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा जी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखें ना, किसी के मुल्क का आपने एक एग्रीमेंट हुई हुई इंटरनेशनल एग्रीमेंट,
उसकी गारंटर्स वर्ल्ड बैंक है। आप उसको अपनी तरफ से प्रूफ आपके पास नहीं है। ये उसी का मामला है ना, पहलगाम में क्या हुआ था, प्रूफ आपके पास नहीं है, ना आपका नैरेटिव दुनिया में किसी जगह एक्सेप्ट हुआ, लेकिन आप कहते हैं अबेंस में चले जाएंगे, तो ये फिर आप जंग की तरफ जा रहे हैं ना। आप किसी का पानी बंद करेंगे, जो एग्रीमेंट हुई भी है, लो रेपेरियन मीन्स हम लोअर हैं, जो हम मतलब दरिया जो से आते हैं हमारी तरफ आते हैं। तो ये एक हिंदुस्तान की हट गर्मी है, इसको उनको समझना चाहिए। और अगर अपने वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अच्छा फोरम था, वो अलग चीज है कि जी जो ईसीओ है वो क्या 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 रोल अदा कर सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फोरम के अंदर उनका इस इशू को रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनके साथ एक रेगुलर जो राब्ता है, वो लीडरशिप 12 मुल्कों की है, उनको बताना जरूरी है कि जी क्या हो रहा है। तो कोई बुराई नहीं है, हम समझते हैं कि ज्यादा और स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है इन मुल्कों के, उसके अंदर असरअंदाज बहुत सारे मुल्क होते हैं। चीन एक तरफ है, रूस एक तरफ है, तो वो भी है, उनका असरअंदाज वो होती हैं। तो ये देखना अभी हमने ये है कि क्या क्या इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जो ममालिक हैं जिन पर वज़ीर आज़म साहब ने बताया उनको कि हमारे साथ कितनी बेइंसाफी ये की कर रहे हैं, और कौन से मुल्क हैं जो रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, जबकि ईसीओ चाहता है कि रीजनल कोऑपरेशन हो। तो ये मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको और मजबूत होना चाहिए। उसके लिए एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, वो हो नहीं रही, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन की जंग हो रही है, एक तरफ ईरान और इसराइल की तरफ मसले मसाइल खड़े हुए हैं, इधर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ आपस में एक एक वो जो हालात खराब हैं। तो वो आसान सिनेरियो नहीं है, आइडियल सिनेरियो नहीं है।